दुनिया भर के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम आया है। वालिद साहब इनके मजदूर थे, आज जिस यूनिवर्सिटी के ये डायरेक्टर हैं, किसी ज़माने में यहाँ पर ये स्टूडेंट्स थे। 6 बच्चों के साथ और सबको आला तालीम देना, आई थिंक सो ये एक बाप के लिए बहुत कठिन होता है। पीएस में आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च को स्टार्ट किया, रिसर्च में देखा कि ये भी एक चीज़ है, तो हर बंदे ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन हमने किया, हमने ट्राई किया और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को उस ट्रैक पे लेके आते रहे और एट द एंड हमें 4 साल के बाद पहला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल रहा। 5 जॉब्स इकट्ठी और फिर मास्टर डिग्री करना और फिर अपनी रिसर्च को भी लेके चलना। आई स्टिल रिमेंबर के आई डिडंट स्लीप फॉर मैनी डेज़, भूखा सोना भी पड़ा और बहुत सी रातें रो के भी गुजारी, लेकिन एक जुनून था और एक जहन में चीज़ फिक्स थी कि यस मुझे कुछ करना है और ना सिर्फ अपने लिए करना है बल्कि अपने बाप के लिए करना है। कौन सा ऐसा सर कारनामा सर अंजाम दिया आपने कि आज दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में आपका नाम है? जो पहला काम मेरा था वो था, अगर आप ने देखा हो तो चंबेली के पूल से पानी को साफ़ करने वाला मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। ई-ट्रॉन बैटरीज में आपका हमारा रोल है, मींस उस बैटरी की प्रोडक्शन में हमारी पूरी टीम वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल। दुनिया भर से तो आपको पजीराई मिली, पाकिस्तान में क्या प्रोटोकॉल मिला? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिश। नाज़रीन मेरे साथ इस पर जो शख्सियत मौजूद है, दुनिया भर के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम आया है और ये पाकिस्तान के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीएचडी के दौरान जनाब इस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसमें कामयाब हुए। इनकी कहानी जब हम आपके सामने रखेंगे तो आप भी दाद दिए बगैर रह ना सकेंगे। फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके में ये पैदा हुए। वालिद साहब इनके मजदूर थे, तब इन्होंने सपने सोचे कि ज़िंदगी में कुछ करना है और आज जिस यूनिवर्सिटी के ये डायरेक्टर हैं, किसी ज़माने में यहाँ पर ये स्टूडेंट्स थे। इनकी कहानी क्या है और कौन सा इनका ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी बिना पर दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम आया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर साहब आपकी तारीफ़ तो बहुत लंबी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने अल्फाज से टूटे फूटे मैंने उसमें किया। थोड़ा अपना तारुफ बताएँ, आप कि फैसलाबाद के किस इलाके में पैदा हुए और आज आप दुनिया भर के टॉप 2% साइंटिस्ट में आपका नाम आया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जो आप इधर आए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक़ मुलवानी हरला से है और जो कि फैसलाबाद का एक बहुत ही छोटा सा गाँव है। तो हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों का थॉट यही होता था कि हम डॉक्टर्स बने या इंजीनियर्स बने, ताकि क्योंकि उसी का ही ज़्यादातर स्कोप था और उसी को ही ज़्यादा लोग अच्छा समझते थे। लेकिन मैंने अपने एफएससी के दौरान केमिस्ट्री को चूज़ किया। उस वक्त तो ऐसा कोई थॉट नहीं था कि हम साइंटिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, जस्ट वो एक इंटीमेशन थी कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसा करे कि जो अच्छा भी लगे। तो उस वक्त केमिस्ट्री को चूज़ किया गया और उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बीएस स्टार्ट किया। उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि पहले मेरे फादर जो थे वो मज़दूर थे और उसके बाद उनको वापडा में एक छोटी सी जॉब मिली। तो 6 बच्चों के साथ और सबको आला तालीम देना, आई थिंक सो ये एक बाप के लिए बहुत कठिन होता है। आज तो एक बच्चा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बीएस में आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च को स्टार्ट किया, रिसर्च में देखा कि ये भी एक चीज़ है, तो हर बंदे ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन हमने किया, हमने ट्राई किया और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को उस ट्रैक पे लेके आते रहे और एट द एंड हमें 4 साल के बाद पहला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा अवैध साहब, यकीनन हर शख्स की कामयाब ज़िंदगी के पीछे बहुत ज़्यादा मुश्किलात और रुकावटें भी होती हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव स्टडी है जो आपने की है, लाहौर में फिर आप आए, जॉब्स ढूंढनी होंगी, किस तरह आपने कॉलेज और स्कूल की, उसके बाद यूनिवर्सिटी की स्कूल की फीसिस पे की? अच्छा, उसमें ये है कि जब बीएस के दौरान ही मेरे फादर की रिटायरमेंट हो गई थी फ्रॉम वापडा, तो तब फाइनेंशियल हालात थोड़े से ऐसे नहीं रहे कि हम अपनी तालीम को इस तरह कंटिन्यू कर पाएँ। तो 2019 में मैंने अपना बीएस कंप्लीट किया तो मैं लाहौर आ गया। तो एक अनजान सा लड़का और ढेर सारे ख्वाब और लाहौर में आना और इतना एक्सपेंसिव सिटी,
तो उसको मैनेज करना और उसको लेके चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो क्या कहते हैं कि बाजू पकड़ लिया और अपनी रहमत की। और एट दैट मोमेंट जब मैं मास्टर्स इसी यूनिवर्सिटी से कर रहा था, और फीसिस आपको भी पता है कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है तो फीसिस थोड़ी बहुत हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, तो एटलीस्ट मुझे उस वक़्त पहले 3 जॉब्स एक टाइम में करनी पड़ी, फिर 5 जॉब्स भी करनी पड़ी जस्ट टू मेंटेन माय एक्सपेंसेस, ताकि मैं घर को भी चला सकूं, क्योंकि साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे फादर ने दे दी थी। तो 5 जॉब्स इकट्ठी और फिर मास्टर डिग्री करना और फिर अपनी रिसर्च को भी लेके चलना। आई स्टिल रिमेंबर के आई डिडंट स्लीप फॉर मैनी डेज़, सो वो भी एक टाइम रहा। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा भी कहा जाता है कि जो शख्स भी कामयाब होता है ख़ास तौर पे लाहौर में आकर, उसकी ज़िंदगी में 1 या 2 रातें ऐसी लाजमी होती हैं जिसमें उसने कुछ खाया पिया नहीं होता, क्योंकि लाहौर आजमाता है उस शख्स को। आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, कभी भूखा सोना पड़ा यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और भूखा सोना भी पड़ा और बहुत सी रातें रो के भी गुजारी। उसमें कोई ऐसा मलाल नहीं है उसको बताने के लिए या उसको छुपाना। मैं नहीं समझता कि मैं इन चीज़ों को छुपाऊं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं खुद एक्सप्लेन करना चाहूँ उस तरह भी नहीं कर पा सकता, क्योंकि आपकी आंख के आंसू हर चीज़ बता देते होते हैं। तो नो डाउट वो उतनी कठिन हालात भी गुजरे और दुश्वारियाँ भी आईं, लेकिन एक जुनून था और एक ज़हन में चीज़ फ़िक्स थी कि यस मुझे कुछ करना है, और ना सिर्फ अपने लिए करना है बल्कि अपने बाप के लिए करना है, जिसने इतना ट्रस्ट रख के हर चीज़ के लिए मुझे वो क्या कहते हैं कि एक दीवार बन के मेरे साथ खड़ा रहा और शेल्टर बना रहा। बहुत खूबसूरत। अब ऐसा अब आते हैं बाप के प्रोजेक्ट की तरफ। कौन सा ऐसा सर कारनामा सर अंजाम दिया आपने कि आज दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में आपका नाम है? ज़रा इस तरफ भी आए, बताएं। जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो टॉप 2% साइंटिस्ट, बीइंग अ टॉप 2% साइंटिस्ट जिसकी बेस पे आप ये करना चाह रहे हैं, उसमें पहला चीज़ तो ये है कि रिसर्च को देखा जाता है कि रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, रिसर्च को मैनेज कैसे किया गया है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी एप्लीकेशंस कितनी हैं, और क्या वो रिसर्च हेल्पफुल है लेमैन के लिए या इंडस्ट्री के लिए या किसी और सूरत में, क्योंकि उसके रिसर्च एथिक्स भी हैं, सस्टेनेबल गोल्स भी हैं। हमने एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाना है, तो उस सस्टेनेबल वर्ल्ड को फोकस करते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट पब्लिश की थी, जो जिसका पहला एडिशन इससे पहले भी आता जा रहा है, लेकिन 2023 में मैं इसमें एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी ड्यूरिंग PhD एंड एज अ फर्स्ट पर्सन ड्यूरिंग PhD फ्रॉम द वर्ल्ड अवार्डेड हुआ था। सर इसमें टोटल एप्लीकेंट कितने थे पूरी दुनिया भर से जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनके प्रोजेक्ट्स को उन्होंने देखा था? ये हम तयन नहीं कर सकते, ना हमें बताया जाता है, ये बस वो खुद ही लिस्ट को जनरेट करते हैं। उन्होंने खुद रिसर्च सारी एथिक्स देखने हैं, पब्लिकेशन देखनी है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, वो एक कैलकुलेटर होता है जो सिर्फ उनके पास होता है। हमारा काम है हमने बस रिसर्च करनी है और ऐसी करनी है जो इम्पैक्टफुल हो। फिर भी कुछ रोल नंबर वगैरह आपको मिला होगा, कुछ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं इस वक्त इस नंबर पे मेरा है, कुछ क्या सीन होता है? उसमें वो अवार्डिंग कैटेगरीज रख देते हैं कि आपका अवार्ड नंबर इस नंबर पे है। जैसे मेरा 80,000 के अराउंड अबाउट था, तो यानी इसका मतलब ये है कि मैं 80,000 पे था, और बहुत सारे लोग 2 लाख के ऊपर भी थे, यानी कि 2 लाख से ऊपर तक लिस्ट गई है। इस तरह फिर तयन होता है कि दुनिया के टॉप 2% में आया। इसमें तो हम जैसे आप बता रहे हैं, इसमें के नंबर ऑफ एप्लीकेंट के बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते, तो एक 2% की रेशो का क्या सीन है? अब 2% की रेशो आप ये देख लेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे देखें कि दुनिया में फॉर एग्जांपल 100 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन 100 साइंटिस्ट में 2 साइंटिस्ट नॉमिनेट हो चुके, अवार्ड हो चुके, तो ये है हमारे टॉप 2% है। टॉप 2%। तो दुनिया में जितने भी वो साइंटिस्ट कूपस की डेटाबेस में है ना, उसमें से 2% निकालते हैं जो टॉप के हैं। अब ये वो 2% जो है वो टॉप वाले हैं। तो इसके बाद एक और लिस्ट है, वो टॉप 1 की है। टॉप 1 में हमारे पास टोटल पूरे वर्ल्ड में 6000 साइंटिस्ट हैं। तो हमारा अगला ड्रीम यही है कि हम इंशाल्लाह टॉप 1 में भी आने की कोशिश करें। अब ऐसा आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जिसकी बेस पे आपको इतने बड़े एजाज़ से नवाजा गया है? मेरे जो मेन प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि मैं नैनो साइंटिस्ट हूँ, मेरे नैनो केमिस्ट्री पे काम है, मटेरियल्स करेक्टराइजेशन, मटेरियल रिसर्च के ऊपर मेरा काम है। तो जो पहला काम मेरा था वो था, अगर आप ने देखा हो तो चंबेली के पूल से पानी को साफ़ करने वाला मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, जो कि मेरा मास्टर डिग्री का भी प्रोजेक्ट था। उसके बाद जब हम यूरोप में गए, स्पेन में मेरी PhD थी फ्रॉम मैरी क्यूरी लैब,
तो उसमें हमने सुपर कैपेसिटर एक्वस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर बनाने शुरू किए और बैटरीज बनानी शुरू की। उसके साथ साथ हमने नैनो टेक्नोलॉजी हब के साथ उन बैटरीज़ को प्रोडक्टिविटी वे में भी लेके आते गए और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोजेक्ट आप ये देख लें कि ई-ट्रॉन बैटरीज तक पहुंच गया और एट द एंड नाउ ई-ट्रॉन बैटरीज में आपका हमारा रोल है, मींस उस बैटरी की प्रोडक्शन में हमारी पूरी टीम वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल। सर ओवरऑल कितने प्रोजेक्ट्स अब तक आप बना चुके हैं? ओवरऑल हम 9 प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमारे 3 प्रोजेक्ट स्पेन से थे, यूरोपियन हॉरिजॉन के थे, 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से थे, जिससे मुझे यंग साइंटिस्ट का भी अवार्ड मिल चुका है। एंड आई हैव बीन कंसेक्टिवली 3 years यंग साइंटिस्ट फ्रॉम यूरोप एज वेल। तो 3 ये थे, 3 उनके साथ थे और फिर कुछ इधर उधर के थे, गल्फ़ के, ओमान के, इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। सर जो आपने बुक्स लिखी हैं तकरीबन 9 जो आप बता रहे हैं, वो बुक्स किस टॉपिक्स पर है और कहीं पर पब्लिश हुई हैं, कहीं पढ़ाई जाती हैं इस वक्त? वो बुक्स इंटरनेशनल बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पब्लिश्ड बुक्स हैं, यानी कि जैसे एक रिसर्च पब्लिकेशन है वो भी एक बुक पब्लिकेशन यूज़ करते हैं इसको? यूज़ करते हैं और मेरी जितनी भी बुक्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट उसको यूज़ कर लें। और उसमें यही बताया गया है नैनो मटेरियल्स बनाते कैसे हैं, नैनो मटेरियल्स की हिस्ट्री क्या है, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस कर सकते हैं इन्हीं नैनो मटेरियल्स को लेके। सर दुनिया भर से कितनी पजीराई मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से बहुत ही प्यार मिला, मोस्टली फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ से माशाल्लाह बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया, सऊदीया से बहुत लोगों ने अप्रोच किया। अगर हम स्पेन की बात करें तो वहाँ तो आपको पता है कि वर्थ कितनी है एक साइंटिस्ट की, तो वहाँ पे बहुत पजीराई मिली। ओवरऑल इन द यूरोप सर नेशनलिटी की ऑफ़र भी आई आपको? आई एम स्टिल इन द फेज़ ऑफ स्पेनिश नेशनलिटी ऑलरेडी, तो वो एक बाइटेरियल एग्रीमेंट होता है कि हम उसके साथ उसको नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ रिसर्च फेलो प्रोफेसर हूँ, जैसे कि पेरिशिमी फ्रांस है, इंटी यूनिवर्सिटी मलेशिया है, कैहुंग ही यूनिवर्सिटी कोरिया है और शनवार्ता यूनिवर्सिटी थाईलैंड है। तो ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ फिर कुछ में मैं एज आ सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ रिजियो कैलाब्रिया इटली है, तो ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर। सर आपके नाम के पीछे इतनी बड़ी एक कामयाब कहानी है, लेकिन अफसोस कि हम जिस मुआशरे में यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे टिकटॉकर्स को या आप एक्ट्रेस को कह लें या आप आर्टिस्ट को कह लें, उसे लोग पहचानते हैं। कि क्या फ़ील होता है कि इस सोसाइटी को देख के आपको? फिर ये थोड़ा सा दुख भी करता है। लाइक आपको पता है कि किसी भी कंट्री का मेन थीम या मेन डेवलपिंग अथॉरिटीज़ उसके साइंटिस्ट हैं, उसके रिसर्चर्स हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। जितना आपको पता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इवन हिटलर का एक डायलॉग मशहूर था कि अगर मेरी सारी फ़ौज मर जाए, बस मेरे स्टूडेंट और टीचर ज़िंदा रहें, मैं दोबारा दुनिया खड़ी कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स स्पेशली और साइंटिस्ट, उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत इम्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर in the middle country Asia mostly, यहाँ पे we know that it's a social media century, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। आपको भी पता है आई एम नॉट गोइंग इन द टिकटॉक और इन द इंस्टाग्राम रील्स एट्सेट्रा। इवन मैं खुद बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्रोहिबिट करता हूँ, लेकिन एट द एंड हम खुद इन चीज़ों के एडिक्टेड हैं। अवाम ही है जो लोगों को मशहूर करती है, मीडिया या और कोई तो नहीं ना करता। अवाम है जो उनको देखती है, अवाम है जो उनसे सीखती है। तो इस पे आई थिंक सो देयर शुड बी सम लिमिटेशंस एज वेल, कि बताया भी जाए कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आप लोग ये करें। देखें, ये यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए टाइप कंट्रीज़ का एक ड्रीम टास्क है to cut these Asia country, and how is it possible, and they are dealing it with these stunts के टिकटॉकर्स और these Instagram reels। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ हम लोग ही हैं जो उनको प्रमोट करते हैं। हमारी मेंटालिटी जो है इन लोगों से मैच करती है, तो हम इनको हाइप क्रिएट कर देते हैं। तो वो आई होप सो कि एक ऐसा वक्त आए जब एक साइंटिस्ट को नॉट टू मी बट फॉर मैनी अदर्स जो कि मुझसे भी अच्छे हैं, उनको पजीराई मिल सके। सर दुनिया भर से तो आपको पजीराई मिली, पाकिस्तान में क्या प्रोटोकॉल मिला?
पाकिस्तान में सर प्रोटोकॉल्स की बात मैं आई थिंक सो इस काबिल नहीं कि इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। बहुत सादा सा इंसान हूं और सादा ही रहना पसंद करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिला। जो चीज़ें जानते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जानते हैं, वो प्यार भी देते हैं, वो कदर भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और प्रोटोकॉल्स की बात तो ये है कि आई थिंक सो साइंटिस्ट हैव नो प्रोटोकॉल्स। आप एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा डाउन टू अर्थ होता है और उसकी यही ख्वाहिश होती है कि लोग उसके आके मिले। इन सादे लफ्ज़ों में वो इज़्ज़त मिली यहाँ पर जो बाकी ममालिक में आपको मिली? बस ये मैं बताना है आपने। नहीं, इस हद तक नहीं कि जिस हद तक यूरोप कंट्रीज़ में मिलती है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मिली है। अब मैं अभी देखें कि इस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में मैं एज अ प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर मी टू बी द रिस्पेक्टफुल और एज अ वाइट कॉलर जॉब होल्डर। ज़िंदगी में कोई दुख रहा इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी? बहुत दुख रहा है और ज़िंदगी का नाम ही है दुख, क्योंकि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें दुख ना हो। तो हर एक चीज़ अपने आप में दुखी भी होती है, खुशी भी होती है। तो दुख ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख और सुख दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दिस लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थ्रोन्स। आप विदाउट दुख या विदाउट हैप्पीनेस इस ज़िंदगी को जी ही नहीं सकते। ज़िंदगी के रंग हैं। सर आखिर में नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? हाँ, नौजवानों के नाम तो आई थिंक सो, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में मेरा यही काविश होती है कि मैं बच्चों को यही कह सकूँ कि बी डिटर्मिन्ड, ट्रस्ट करें खुद पे और अभी से ही पैसे कमाने की तरफ ना सोचें, बिकॉज टाइम इज़ द मनी। आप टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें स्किलफुल हो, साइंटिस्ट ना बने, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं। एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं। तो डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है, बिकॉज हर फील्ड में इंसान नाम कमा सकता है। तो उसके लिए टाइम, लगन, जोश और डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है, फोकस बहुत मैटर करता है, जो कि आज के यंग जनरेशन आपको भी पता है कि उनका डाइवर्ट होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी है कि वो इस फोकस को मेंटेन रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह।